एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो the fundamentals here are: the doctrine of eclipse states that law inconsistent with fundamental rights is not valid. कोई भी ऐसा लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो कि सप्लीमेंट नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, वो इनवैलिड हो जाएगा। ये तो हमें पता है, हम तब से यही पढ़ते आ रहे हैं। इट इज नॉट डेड, वो पूरी तरीके से डेड नहीं होता, बट उसको जो है ओवरशैडो कर दिया जाता है बाय द फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए हम इसे एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, ग्रहण लग जाता है बेसिकली उन पर। द इनकंसिस्टेंसी यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव किया जा सकता है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए तो उसको रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए जो है इस डॉक्ट्रिन का नाम एक्लिप्स है। द अमेंडमेंट टू द रेलेवेंट फंडामेंटल राइट विल रिमूव द एक्लिप्स। अगर अमेंडमेंट हो गया, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो जो है ये एक्लिप्स को रिमूव कर देगा एंड द एंटायर लॉ बिकम्स वैलिड, और जो है ये जो लॉ है फिर से वैलिड हो जाएगा। इसको एक बार एक इमेज से समझो। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा लॉ है, इसमें से ये इतना पार्ट जो है ये इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स। दिस इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। तो क्या किया, इस पे लग गया एक्लिप्स। अब जब इस पे एक्लिप्स लगा, इस पे लगा एक्लिप्स, फिर कहा गया कि अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें तो ये एक्लिप्स को हटाया जा सकता है। तो भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आ गया, तो अब अभी क्या है, अभी इनकंसिस्टेंट है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया ये एक्लिप्स फिर से हट जाएगा, ये एक्लिप्स रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब क्या हुआ, अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये वैलिड हो गया। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। So, a doctrine of eclipse is a legal principle in India that deals with the relationship between fundamental rights and existing laws that may be inconsistent with them. किससे डील कर रहा है? ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि डील करता है, एक रिलेशनशिप बता रहा है फंडामेंटल राइट्स के बारे फंडामेंटल राइट्स में, और जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो भी लॉज अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर्स में है, वो अगर उनसे इनकंसिस्टेंट है तो किस तरीके से काम चलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज एड्रेस्ड इन आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, if a law conflicts with the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution, it does not automatically become null and void. वो एकदम से null and void नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो तुरंत ऐसे null and void नहीं हो जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है कोई ऐसा प्रोविजन तो null and void हम उसे घोषित नहीं करेंगे। इंस्टेड इट इज कंसिडर्ड इन अ स्टेट ऑफ एक्लिप्स। उसको जो है एक तरीके से हम एक्लिप्स मान लेते हैं, ग्रहण मान लेते हैं, या फिर ओवरशैडो कर दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। If a statute is inconsistent with the provisions of Part 3, अगर fundamental rights के provisions को contravene कर रहा है, inconsistent है, it shall be deemed to be void. Void उसको consider करा जाएगा। However, this does not render the entire law null and void. देखो हम उसे void करेंगे, लेकिन हम पूरे law को null and void घोषित नहीं कर देंगे। Under this doctrine, only the portion इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3, जितना पोर्शन, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर ऊपर देखा ना, जितना पोर्शन यहाँ पर इनकंसिस्टेंट था विद पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ उतना वॉइड होता है। पूरा लॉ एंटायरली अबॉलिश नहीं किया जाता, बट रिमेन्स डोरमेंट। डोरमेंट का क्या मतलब है, एक स्लीपिंग पोजीशन में वो चला जाता है। कब तक के लिए जाएगा ये स्लीप? भाई तुरंत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें, लोगों को समझने में क्या किस तरीके से हम क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आ रहा है तब तक की वो जो प्रोविजन है विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, वो स्लीपिंग पोजीशन में चला जाएगा, डोरमेंट पोजीशन में चला जाएगा, सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वर्क करेगा क्योंकि लॉ तो वही बना रहे हैं, ठीक है। The doctrine states that while such a law exists, its enforceability is restricted. जब तक कि वो पर्टिकुलर लॉ, वो ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसकी जो एनफोर्सिबिलिटी, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोविजन था, ये था सेक्शन नंबर 10, तो ये तब तक की काम नहीं करेगा जब तक कि कोई अमेंडमेंट नहीं आ जाता। तब तक हम कहेंगे कि ये एनफोर्स्ड नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्स्ड। तब तक कि हम कहेंगे कि एनफोर्स्ड नहीं है। ये बात ध्यान रखना, वही चीज यहाँ पर ऐसे ही लिखी हुई कि जो इसकी जो एनफोर्सिबिलिटी है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है हमारे बेयर एक्ट्स में, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि कोई अमेंडमेंट नहीं आ जाता। इट बिकम्स अनएनफोर्सिबल अगेंस्ट सिटीजन। अनएनफोर्सिबल हो जाता है सिटीजन के अगेंस्ट whose fundamental rights are violated by the law, जिनकी fundamental rights violate हुई है उस law की वजह से। However, it may remain applicable to non-citizens. हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि वो non-citizens पर applicable हो, who are not entitled to the same fundamental rights, जो कि same fundamental rights के लिए entitled नहीं है। The doctrine does not entirely erase the law.
कि पूरी तरीके से वही बात बार बार कह रहा है, अलग अलग शब्दों में कह रहा है कि पूरी तरीके से किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड नहीं कर देता है, इरेज फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक, बट रेंडर्स इज डोरमैट, लेकिन उसको डोरमैट पोजीशन में कर देता है, एंड इनइफेक्टिव, और तब तक वो इनइफेक्टिव रहता है जब तक कि वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा, हम वो वायलेशन वाली चीज हटा देंगे तो दोबारा से वो जीवित हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। The doctrine of eclipse allows for remedying the conflict, remedy करता है दोनों जो भी conflict है उसके बीच में, between the law and the fundamental rights through constitutional amendment ला करके, amending the relevant fundamental rights removes the eclipse। अगर आपने amend कर दिया जो है जो भी fundamental rights है, eclipse को वो remove कर देगा, and the entire law becomes valid and enforceable again। भाई जब सारी चीजें हटा दी गई, जो भी डिस्क्रिपेंसी थी अगर उसे हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके, तो जो ग्रहण उस पर लगा था उस पर्टिकुलर प्रोविजन पे, उस पर्टिकुलर लॉ पे, तो वो फिर से वैलिड हो जाएगा, फिर से एनफोर्सेबल हो जाएगा जैसे कि पहले था, फिर से जीवित हो जाएगा। ये इनके कहने का मतलब है। ओरिजिन देखो क्या हुआ था, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। जुडिशियल रिव्यू ने बहुत सारा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन एस्टैब्लिशिंग एंड शेपिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, while the formal pronouncement of this legal doctrine came in the case of बीकाजी नारायण नटराज and others versus state of मध्य प्रदेश। यही जो है इसका लैंडमार्क केस था। ट्रेसेस ऑफ ओरिजिन कैन बी फाउंड इन प्रीवियस केसेस। हाँ, ट्रेसेस हम कह सकते हैं कि और जो छोटी मोटी चीजें दूसरे केसेस में भी पाई गई हैं, लेकिन जो हम कहें कि इजाद कहाँ से हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो वो बीकाजी के केस से हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द एक्लिप्स टू द इंडियन पीनल कोड कह रहा है, इन केस ऑफ पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड of IPC which criminalizes attempt to commit suicide was challenged, जिसको चैलेंज किया गया था। The court held that section 309 violated article 19, article 19 को ये violate कर रहा है, जो कि right to speech को अपने पास रखे, freedom of speech को, and the right to remain silent। It was further argued that section 309 जो article 21 के भी कॉन्फ्लिक्ट में है, दोनों बातें जो है कॉन्फ्लिक्ट में, दोनों बातें जो है कही गई, आर्ग्यूमेंट किया गया, which encompasses the right to life including the right to choose not to live। भाई आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है आपके पास, फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये भी आर्ग्यू किया गया कि जब जीने का अधिकार है तो मरने का भी स्वयं अधिकार है। ठीक है, आत्मदह करने का अधिकार है, आत्महत्या नहीं होता, आत्मदह होता है। ठीक है, सुसाइड का हिंदी मीनिंग। However, this ruling was invalidated in the case of ज्ञान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सॉरी, ये हमें पता है कि ज्ञान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इस रूलिंग को इनवैलिडेट कर दिया गया था। कहा गया था कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं आता है। तो कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई बाय सुसाइड। आप सुसाइड, आप आत्मदाह नहीं कर सकते हो। Therefore, the earlier decision in Ratinam case which had eclipsed section 3091 with fundamental rights was effectively nullified by the ज्ञान judgment। यही है एक्लिप्स, यही है ग्रहण लगना। जब जो अर्लियर डिसीजन रतिनाम के केस में आया था, जो अर्लियर डिसीजन रतिनाम वाले केस में आया था, उसको क्या किया गया, उसको मतलब जो सेक्शन 309 से, क्योंकि सेक्शन 309 कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था, तो उसको एक्लिप्स करा गया और उसको फिर इफेक्टिवली नलिफाइड कर दिया गया ज्ञान जजमेंट। ठीक है, अब तो खैर ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्या है, अब ऐसा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर थ्रेट दे रहे हो तो फिर उसका अलग हिसाब किताब है, उसके लिए अलग सजा मिलेगी। बेसिकली आप किसी पब्लिक सर्वेंट को ये बात थ्रेट दे रहे हो कि अगर तुमने इस तरीके से काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, उस तरीके का आप काम हो गया। अब इस तरीके की कोई चीज़ नहीं, लेकिन अब ये लैंडमार्क जजमेंट है तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, डज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉज आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉज आए हैं, क्या उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई करता है? देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नॉट टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। जवाब मिल गया कि सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो लॉज थे केवल उस पर अप्लाई होता है। द केस ऑफ दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एस्टैब्लिश दैट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कुछ जो लॉज बनाए गए हैं, मेड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अ फंडामेंटल राइट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। जब से वो आया तब से वो नल एंड वॉइड होगा, मेकिंग इट अ स्टिल बॉर्न लॉ। मतलब कि आया तो है, जन्म तो हुआ है, लेकिन वो स्टिल बॉर्न है, कुछ कर नहीं सकता। It is considered void ab initio, यानी कि from the very beginning it is void. However, in the case of state of Gujarat versus Ambika Hills case, the Supreme Court modified its previous stance as expressed in Deepchand. थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जो दीपचंद और महेंद्र लाल जैन के केसेस में कहा था। It states that post constitutional law inconsistent with fundamental rights is not always nullity or non-existent for all purpose। कह रहा है कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, वो हमेशा नलिटी नहीं होगा, या हमेशा ये नहीं कहेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। द कोर्ट एक्नॉलेज्ड that in some cases such a law
may still have certain limited operative aspects even if it violates fundamental right. कोर्ट ने ये बात एक्नॉलेज करी, ये बात कही, बात समझाई कि वो जो लॉ है जिनको आप कह रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट में है, तो हम ऐसा तो कह नहीं रहे कि वो एकदम हमेशा नलिटी ही रहेगा। कुछ हो सकता है कि एक सर्टन लिमिट तक हम उसे ऑपरेट करवा सकें। अगर हम उसे ऑपरेट करवा पा रहे हैं, भले ही वो थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर भी रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर व्हाइल द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्राइमरली अप्लाई करता है किस पे, प्राइम जो है इसका एप्लीकेशन है किस पे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे है। एग्जैक्ट स्टेटस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल laws inconsistent with fundamental rights may vary depending upon the specific circumstances and interpretation by the courts। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए क्या है कि जिस तरीके से कोर्ट इंटरप्रेट करेंगे उस हिसाब से जो है इसका मामला चलेगा। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। आई रियली होप कि आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है, और अगर ये आपका अगर आपके एग्जाम्स में आ रहा है, लिखना है, वैसे हालांकि लगभग सब एग्जाम्स में डॉक्ट्रिन्स तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की होती है पूछी ही जाती है, ये नहीं पूछी जाएगी तो कोई और डॉक्ट्रिन पूछी जाएगी। तो ये जो डॉक्ट्रिन्स वाली जो ये क्या मतलब जो भी कुछ इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में, वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी नहीं, जब ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। नोट्स बनाना चाहो तो साथ साथ नोट भी बना सकते हो, मतलब पॉज करके चाहो तो नोट्स बना लो, ठीक है। वो आई गेस ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा रादर देन पीडीएफ कहीं पड़ी रहेगी। अगर प्रिंट आउट निकलवाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ लोग प्रिंट आउट नहीं निकालते, ऐसे ही पड़ी रहती है पीडीएफ, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।